प्यारे बच्चों, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। आज से हम क्लास 8th के लिए उर्दू की जो आपकी किताब है, जिन बच्चों ने उर्दू सब्जेक्ट ले रखा है, तो उर्दू का जो आपका सिलेबस है उसके सबक हम पढ़ेंगे वीडियोस के ज़रिए से। ये वीडियोस जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो असबाक हम इन वीडियोस के ज़रिए पढ़ने वाले हैं, ये वो असबाक हैं जो सरकार ने सिलेबस डिलीट कर दिया है। उसके बाद जो सबक बचे हैं ये वो सबक हैं, यानी जो सबक बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं, हटा दिए हैं, अब आपके कोर्स में जो नहीं हैं इस साल, उनके वीडियोस हम यहाँ आपके सामने पेश नहीं करेंगे, बल्कि ये वही सबक हैं जो आपके कोर्स में शामिल हैं। तो आइए एक आसान से सबक से हम इस सिलसिले का शुरू करते हैं। और ये एक नज़्म है जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है सब्र का फल। तो आपकी स्क्रीन पर जो सबक आ रहा है सब्र का फल, इसको पहले हम इसके उन्वान को देखते हैं। नज़्म का शीर्षक है। दूसरी बात, ये जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं नज़्म कह रहा हूँ, हिंदी में हम इसको कविता कहते हैं और इंग्लिश में हम पोयम कहते हैं। तो ये बच्चों के लिए लिखी गई एक कविता है, एक पोयम है, और उर्दू में हम कहेंगे कि ये बच्चों के लिए लिखी गई एक नज़्म है। तो आइए शुरू करते हैं इस आसान सी नज़्म को जो आपके लिए लिखी गई है, और देखते हैं कि ये नज़्म क्या कहती है, किस तरह के अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, और इस नज़्म का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या संदेश, क्या मैसेज आप तक कन्वे करना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की नज़्म सब्र का फल। वैसे तो आप जानते हैं कि ये एक मिसाल है, और ये कहा जाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। यानी जो शख्स, जो इंसान किसी काम में जल्दबाजी ना करे तो उसको अच्छे परिणाम, उसको अच्छे रिजल्ट्स हासिल होते हैं। लेकिन जल्दबाजी अगर कोई करता है तो फिर उसको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ज़िंदगी के अंदर, वो चाहे किसी भी तरह का काम क्यों ना हो। तो उसी मिसाल को यहाँ आपकी नज़्म का जो है उन्वान बनाया गया है, सब्र का फल। इसके बिल्कुल बरअक्स, इसके बिल्कुल अपोजिट एक मिसाल और होती है, आपने सुनी भी होगी, घरों में बोली भी जाती है कि जल्दी का काम शैतान का। तो इसके बरअक्स है, यानी हमें किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्र के साथ उस काम के मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए, तो सब्र का फल हमें अच्छा मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नज़्म को, जिसका उन्वान है सब्र का फल। शुरू करने से पहले यहाँ देखें, ये जो 4 लाइनें हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और एक 5वीं लाइन है जो बार बार आपकी इस नज़्म में रिपीट होगी। ये लिखा हुआ है क्या कहते हो भाईजान, यहाँ देखिए फिर लिखा हुआ है क्या कहते हो भाईजान, और यहाँ देखिए कि ये फिर लिखा हुआ है क्या कहते हो भाईजान, और ये फिर लिखा हुआ है क्या कहते हो भाईजान। तो 1 2 3 4 बार पूरी नज़्म में आया है। तो ये इस तरह से अगर इस लाइन को भी हम मिला लें तो ये देखें 1 2 3 4 5 लाइनों की ये नज़्म है। तो ऐसी नज़्म को हम मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस यानी 5 मिसरों वाली नज़्म। ये लफ्ज़ खमसा से बना है। अरबी में खमसा का मतलब होते हैं 5, गिनती जो होती है अरबी में, तो अरबी में खमसा यानी 5 को कहते हैं। तो 5 मिसरों से, 5 लाइनों से मिलकर एक एक बंडल, इसका एक एक बंद बना है। ये एक बंद जो है 5 मिसरों का है। यहाँ भी देखें 5 मिसरे हैं, तो हर बंद में 4 बंद हैं इसके अंदर। ये पहला बंद हो गया, ये देखेंगे आप दूसरा बंद हो गया, ये आप देखेंगे तीसरा बंद हो गया, और इसको आप देखेंगे तो ये आपका चौथा बंद हो गया। तो 1 2 3 और 4 बंद ये हैं, और हर बंद में 5 मिसरे हैं, 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5। तो इन लाइनों को हम कहते हैं मिसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरूदों पर लदे पड़े हैं। लदे पड़े हैं यानी बहुत सारे, अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे अमरूद आए हुए हैं। लदा हुआ है यानी बहुत सारे उसके ऊपर मौजूद हैं। अमरूद के
दरख्त पर जाहिर सी बात है कि अमरूद ही मौजूद होंगे। तो अमरूदों के बारे में जो है वो शायर कह रहा है कि अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से। गदराए फल, ऐसे फल जो ना पूरी तरह से पककर नरम हो गए हैं और ना बिल्कुल ही कच्चे हैं। तो ना बिल्कुल कच्चे हों और ना बहुत ही ज़्यादा पक्के हुए हों, बीच के स्टेज के जो फल होते हैं वो, उनको हम कहते हैं गदराए हुए फल। तो वो थोड़े से हल्के फुल्के सख्त से होते हैं, तो उनको खाने का जो है उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो अमरूदों के बाद दरख्त की तरफ इशारा करके शायर कह रहा है कि अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से। एक हफ्ता हो गया और ये गदराए हुए फल जो है वो अमरूद के दरख्त पर मौजूद हैं, अभी पूरी तरह से पक्के नहीं हैं। जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे। तो एक लड़का, एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है कि भाईजान देखो, अमरूदों के पेड़ पर गदराए हुए अमरूद लदे हुए हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जब मौका दावत दे रहा हो, यानी भाई कह रहा है कि जब मौका दावत दे रहा हो, मौका है इन अमरूदों को तोड़कर खाने का, तो जब ये मौका हमें मिल रहा है, दावत देना यानी मदऊ करना, बुलाना, किसी काम को करने के लिए आपको रागिब करना, अपनी तरफ खींचना। तो अमरूदों को देखकर भाई कह रहा है कि देखो ये पेड़ पर अमरूद लटके हुए हैं गदराए हुए, ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, रागिब कर रहे हैं, और ये मानो हमें दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ और हमें तोड़कर खा लो। तो जब अमरूद खुद दावत दे रहे हैं तो फिर बंदे को जो है इस दावत को कबूल कर लेना चाहिए, उसको खाने से तरसना नहीं चाहिए। तो अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने को खाने से तरसे, क्या कहते हो भाईजान। अब यहाँ देखें, अब ये देखें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है यहाँ, और विस्मय बौद्धिकारी चिन्ह जिसे हिंदी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं निदाइया फजाइया। अब यहाँ क्योंकि जब आप किसी को मुखातिब होते हो, किसी से किसी को संबोधित करते हो, तो उस सेंटेंस के, उस जुमले के बाद इस निशान को लगाया जाता है। तो क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को मुखातिब होकर संबोधित कर रहा है, खिताब कर रहा है कि भाईजान क्या कहते हो, ये देखो अमरूद हमें बुला रहे हैं। तो यह है इसका पहला बंद, इसको हम कहेंगे बंद। अब यहाँ देखें कि कविता में जो चीज़ कविता को कविता बनाती है वो होती है तुकबंदी, यानी मिलते जुलते एक जैसी आवाज़ों के शब्दों का इस्तेमाल, अल्फाज का इस्तेमाल। तो यहाँ देखें ये है भर से, और ये देखिए तर से। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, भर से जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने को तर से, भर से तर से। ये दोनों जो हैं इनको हम कहते हैं उर्दू में काफिया, और हिंदी में हम कहते हैं तुकान। ये तुक हैं, ये तुकबंदी है। तो ये तुक मिलाने से जो है वो कविता का के अंदर, नज़्म के अंदर खूबसूरती आती है और वो पढ़ने में और सुनने में अच्छी लगती है। दूसरा बंद देखते हैं। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे। कतारे इमली के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आपने देखा होगा इमली लंबी होती है और एक लंबी इमली में कई जो है वो खांचे से बने होते हैं, कई पार्ट्स बने होते हैं, यानी उसके अंदर 5-7 कतारे होते हैं, उसको कतारा कहते हैं। जो टुकड़े होते हैं उसके, उसको हम कहते हैं कतारा। तो इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। तो बाग के अंदर एक तरफ तो इमली जो है उसका पेड़ है और उस पर इतने सारी इमलियां झूल रही हैं, दूसरी तरफ खरबूजों की जो है वो मीठी मीठी खुशबू भी आ रही है और वो भी चीख चीख कर हमें कह रही है कि आरे आरे, यानी मेरे करीब आ और मुझे जो है वो खा ले, क्या कहते हो भाई जान। अब यहाँ पे देखिए जो तुक है, जो काफिया है वो क्या है, कतारे आरे। तो ये हो गया हमारा काफिया। अगला बंद देखिए कि अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े। शरीफा किसको कहते हैं, ये देखिए सीताफल, हिंदी में जिसको हम सीताफल कहते हैं वो शरीफा। तो अपना रास्ता देख रहे हैं, दूसरी तरफ देखो इधर एक शरीफे का पेड़ है और उस पर इतने सारे शरीफे लटके हुए हैं। तो शायर कह रहा है, और यहाँ जो है भाई की ज़बान से कहलवाया गया कि भाई भाई को कह रहा है कि देखो ये 8 शरीफे, इतने सारे जो है 7-8 शरीफे जो पेड़ पर लटके हैं,
वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसा लग रहा है कि हमारा रास्ता देख रहे हैं कि तुम आ जाओ और मुझे खा लो। इस छोटे तालाब के अंदर कूका, बेली और सिंघाड़े, और इसके साथ ही इधर देखो ये तालाब है, इस तालाब के अंदर, छोटे से तालाब के अंदर ये जो सिंघाड़े हैं, ये सिंघाड़े भी हमें ऐसा लगता है बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ और मुझे हमें खा लो। कूका बेली एक फूल का नाम है, गुले नीलोफर जिसे कहते हैं, नीलोफर का फूल, उसको उसका नाम कूका बेली भी है। तो यहाँ शायद जो है ये कह रहा है भाई की ज़बान से कि एक तरफ शरीफे का पेड़ है, सीताफल का पेड़ है, तो सीताफल हमें बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो छोटा सा तालाब है वहाँ से सिंघाड़े भी मान लो हमें आवाज़ दे रहे हैं। तो बताओ भाईजान, तुम अब क्या कहते हो, क्या कहते हो भाईजान? हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। वो कह रहा है कि चलो हम भी हाथ बढ़ा के देखें, तोड़ कर देखें, आगे देखते हैं क्या होता है, एक बार कोशिश तो करें। कौल मगर सच्चा है, कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन ये भी कौल सच्चा है कि सब्र का फल मीठा होता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमें ये महसूस हो रहा है कि ये सब जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये हमें बुला रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं, तैयार नहीं हुए हैं। तो जब तक ये तैयार ना हो जाए हमें सब्र करना चाहिए। तो आखिर में ये एक मैसेज शायर ने दिया है। तो भाई दूसरे भाई से कह रहा है कि हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, हाथ बढ़ा के हम इनको अभी तोड़ सकते हैं, आगे देखें क्या होता है और देख लेंगे आगे क्या होगा। लेकिन एक बात याद आ रही है कि कौल मगर सच्चा है ये भी, कौल का मतलब बात, स्टेटमेंट, कौल मीन्स स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी मगर सच्चा है, ट्रू है कि सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए हमें सब्र करना चाहिए और इनको फलों को पूरी तरह से तैयार होने देना चाहिए। क्या कहते हो भाईजान? तो ये नज़्म थी आपकी, बहुत आसान सी नज़्म थी, और ये मुज़फ़्फ़र हनफी इसके राइटर हैं, इसको लिखने वाले। तो ये नज़्म थी, और इस नज़्म को पढ़ने के बाद आप इसको 2-3 बार ख़ुद भी पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि नज़्म के आखिर में ये पीछे आपके चैप्टर के लास्ट में ये वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। पहला वर्ड है लदे पड़े हैं, दूसरा है गदराना, फिर है कतारे, फिर है कौल और फिर है कूका बेली। तो लदे पड़े हैं यानी भरे पड़े हैं, गदराना यानी अध पक्का जैसे मैंने आपको बताया, कतारे यानी लंबी या बड़ी कच्ची इमली, इमली के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम कतारा कहते हैं, कौल यानी किसी की कही हुई बात जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और कूका बेली जो है वो एक नीले रंग का फूल जिसका नाम है गुले नीलोफर। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, इधर आप लिखेंगे लफ्ज़, इधर लिखेंगे मानी। उसके बाद आप देखें कि नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। कतारे, खुशबू, कूका बेली, ये नए लफ्ज़ हैं, तो 2-4 बार आप इनको पढ़ कर देखिएगा कि आप इनका तलफ़्फ़ुज़ सही ढंग से बोलते हैं या नहीं। ये कोका बेली नहीं है, कूका बेली है, ये खुशबू नहीं है, ये खुशबू है, और ये कतारे। उसके बाद आप देखिए कि ये सवाल है आपके 4 नंबर पर, सोचिए और बताइए। ये आपको कॉपी में करने हैं। एक तो ये वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करने हैं, ये वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करने हैं, और उसके बाद ये सवाल जो है सोचिए और बताइए, इनके जवाब आपको कॉपी में करने हैं। जैसे नज़्म में किन फलों का जिक्र किया गया है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे। यहाँ से नज़्म से देखें, नज़्म में अमरूद, उसके बाद देखिए आप इमली, खरबूजे और सिंघाड़े, है ना, 4-5 फल हो गए, का जिक्र किया गया। तो आप जवाब लिखेंगे नज़्म में किन फलों का जिक्र किया गया है। अब जवाब लिखने का देखिए आसान सा तरीका क्या है कि आपको सवाल से ही जवाब बनाना है, जो का तो लिखना है नज़्म में। अब ये किन हटा दीजिए, किन की जगह आप वो फल लिख दीजिए जिनके बारे में बात की गई है। तो जवाब हो जाएगा नज़्म में अमरूद, इमली, सिंघाड़े और खरबूजों का जिक्र किया गया है। किन फलों, ये हट जाएगा, बस ये आपका जवाब हो जाएगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला सवाल, छोटे तालाब के अंदर क्या है, तो आप जवाब लिखेंगे छोटे तालाब के अंदर अब क्या है को हटा देंगे, छोटे तालाब के अंदर सिंघाड़े हैं, है ना, बहुत आसान है।
उसके बाद देखें इस शेर का मतलब लिखिए। 2 लाइनों का शेर है, इसका क्या मतलब है? कौल मगर सच्चा है, ये भी सब्र का फल मीठा होता है। तो आप लिखेंगे इसका मतलब, इस शेर का मतलब ये है कि सच्ची बात ये है कि इंसान को सब्र करना चाहिए और सब्र का फल जो है वो हमेशा मीठा होता है। उसके बाद अगला सवाल देखें आप, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी आपको सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके। जैसे खुशबू एक वर्ड है, आपको एक सेंटेंस बनाना है। गुलाब की खुशबू बहुत उम्दा होती है, ऐसे कोई भी जुमला बना सकते हैं। दूसरा आप लिखेंगे, फिर इसका जुमला बनाएंगे सच्चा, ये भी कौल सच्चा है कि सब्र का फल मीठा होता है ना। सब्र, इंसान को हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरह से आप कुछ भी जुमला बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही बनाएं। उसके बाद देखें आप, यह कवायद अमरूद, इमली और शरीफा फलों के नाम हैं, ये आप सब जानते हैं, है ना। तो हर चीज़ का एक नाम होता है, तो इसी तरह से अमरूद, इमली और शरीफा भी फलों के नाम हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन के बारे में, हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा के बारे में। तो नाउन और संज्ञा को उर्दू में इस्म कहा जाता है ना। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, है ना। या हिंदी में जैसे हम पढ़ते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। तो इसी तरह से उर्दू में हम इसको लिख लेते हैं कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये एक सवाल आपके इम्तिहान में ज़रूर आता है। उसके बाद इसके उदाहरण दिए हैं एग्जाम्पल, जैसे नजमा, दिल्ली, किताब। तो नजमा एक आदमी का, लड़की का नाम हो गया, शख्स का, दिल्ली एक शहर का नाम हो गया और किताब एक चीज़ का नाम हो गया। तो 5 ऐसे जुमले लिखे जिनमें इस्म का इस्तेमाल किया गया। तो कोई भी 5 ऐसे जुमले आप बनाएंगे जिसमें किसी न किसी इस्म का, किसी नाम का इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद देखिए नीचे दिए हुए मिसरों को, मिसरा देखिए, मिसरा कैसे लिखा जाता है ज़रूर देखा, मीम स्वाद रे ऐन, है ना। मिसरों को सीन से नहीं आता है, मिसरों को तरतीब से। तो जैसा नज़्म में है वैसा आपको लिखना है। ये उल्टा सीधा लिख दिया उन्होंने, तो पहला मिसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस तरह से आपको उसमें देखकर लिखना है। जैसे खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे, इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे। तो पहला मिसरा ये है और दूसरा मिसरा ये है और तीसरा मिसरा ये है और देखेंगे तो आप चौथा मिसरा ये है। तो इसको आप सीक्वेंस में इनको लिख दें। तो इस तरह से आपके सबक मुकम्मल हो जाएगा और कॉपी में भी आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप एक काम कंप्लीट करके कॉपी में जो है उस कॉपी को आप स्कूल में लाकर चेक कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सबक को आप खुद भी पढ़िए और सबक के जो सवालात हैं उनके जवाबात अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए। राइटिंग साफ़ होनी चाहिए, पेंसिल से लिखें। पेंसिल से लिखने से जो है अल्फाज जो है वो अच्छे लिखे जाते हैं, क्योंकि वो इतनी स्मूथ नहीं चलती है। तो उर्दू में जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो आप जमा जमा के लिखेंगे। और दूसरा एक फ़ायदा ये भी होता है कि गलती हो जाने पर आप उसको इरेज करके दोबारा भी लिख सकते हैं। तो पेंसिल का इस्तेमाल करके लिखें और साफ साफ लिखें। और कॉपी में इंडेक्स भी बनाएं, जिसको हम उर्दू में फहरिस्त कहते हैं, और उस इंडेक्स में भी साइन कराएं स्कूल में लाकर और कॉपी भी चेक कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।